कि आज हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो शेष पॉइंट है, वो पॉइंट है इटली के एकीकरण में काउंट काबू का योगदान। और इससे पहले आपने मेजनी का योगदान पढ़े थे और आपने हम बताए थे कि इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ था 19वीं शताब्दी आते आते, और उसको एक करने के लिए 3 व्यक्ति मुख्य रूप से सामने आया था। एक था मेजनी, दूसरा यही काउंट काबू, तीसरा गैरीबाल्डी। तो एक व्यक्ति का आपने पढ़ ली और आज दूसरा का पढ़ने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के एकीकरण में जो योगदान था उसमें निकल कर आया था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक 2 देश थे, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। नहीं, ये 2 देश बाधक थे और मेजनी ने यह क्लियर कर दिया था कि अगर इटली का एकीकरण करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, तो इन दोनों को हराना होगा। और इन दोनों को हराना इतना आसान नहीं था। दोनों की ताकत काफी मजबूत थी, काफी पक्कर थी, जड़ काफी फैली हुई थी। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं आप लोगों को मेरे भाई कि आदमी अगर सोच लेना तो उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होगा, कोई भी काम भारी नहीं होता है। वो बहुत हद तक आदमी काम को कर सकता है, सिर्फ लोगों में हिम्मत होनी चाहिए। और लोग करते हैं क्या, थोड़ा सा क्लिष्ट अगर वर्क आता है कहता है हमरा से हेबे, वो छोड़ दे। जब ये कहता है हमरा से हेबे नहीं करते तो समझ जाइए उसका आधा ताकत छीन हो गया। इसलिए आप लोग भी कभी भी जिंदगी में जल्दी हमसे नहीं होगा ये नहीं कहिएगा, प्रयास कीजिए। 100 विकल्प है काम करने का। अब देखिए इतने महान शक्ति इन दोनों देश और काउंट काबू ने इसको एक करने के लिए सोचने लगा कि हम कैसे कर दें इसको, और ये प्रयास शुरू किया मेरे भाई। इन्होंने दिमाग लगाया कि दोनों को एक साथ भगाना मुश्किल था। उन्होंने दोस्ती का फंडा अपनाया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इन दोनों में ऑस्ट्रिया को बड़का दुश्मन माना, ऑस्ट्रिया को दुश्मन माना, और फ्रांस से क्या किया, उन्होंने दोस्ती की इसको हराने। अब दोस्ती होगा कैसे, क्योंकि फ्रांस को भी मालूम था कि काउंट काबू जो भी काम कर रहा है मेरे खिलाफ करने जा रहा है, अर्थात हमको कभी हानि होगी, तो दोस्ती होगा कैसे। लेकिन मेरे भाई दोस्ती करने का तरीका होता है, ठीक ना। मैं अभी टाइम तो खराब आती वो है, हम बताएंगे कभी कि मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं दोस्ती करने के लिए बिल्कुल विपरीत है, फिर भी दोस्ती हो जाता है। इन्होंने क्या किया, काउंट काबू ने क्या किया, फ्रांस उस समय मैं बता दूं 53 की बात है, 1853 की बात है जी, 53-54, 1853-54 की बात है। ये फ्रांस लड़ रहा था क्रीमिया से। क्रीमिया एक देश है, फ्रांस और क्रीमिया के बीच लड़ाई चल रही, जैसे अभी चल रहा है यूक्रेन रूस के बीच चल रहा है। तो हाँ, यूक्रेन रूस के बीच में तो चल रहा है ना, तो ये सब के बीच इजराइल भी चल रहा है। तो ये युद्ध चल रहा था, उसी तरह से फ्रांस और क्रीमिया के बीच युद्ध चल रहा है। और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे सेना लेकर क्रीमिया के खिलाफ सेना को भेज दिया, लड़ना शुरू कर दिया। फ्रांस को पूछा नहीं तो फ्रांस उसको मांगा सहायता, नहीं फ्रांस को पूछा उन्होंने और लड़ना शुरू कर दिया उसके खिलाफ। अब समझिए आप अगर कहीं फंसे हुए हैं, कोई व्यक्ति अगर आपका सहायता करने के लिए आ गया, दुश्मन भी, तो उस समय शायद आपको नहीं लगेगा कि उसको कुछ करने लगा, लेकिन बड़ी मन से काम किया, मैंने साथ दिया, वो मन से काम दिया। और इतना मन से काम किया इन्होंने कि फ्रांस तो एक इसका जो लाजमी हो गया कि अब काउंट काबू को अच्छे नजर से देखे। इसी बीच ये ऑस्ट्रिया फ्रांस और क्रीमिया के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बाद एक शांति समझौता हुआ, और शांति समझौता में इतना ही प्रभावित किया काउंट काबू कि फ्रांस इसको भी बुला लिया, किसको, और काउंट काबू को एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला पहली बार। और समझ सकते हैं कि उस अंतर्राष्ट्रीय मंच का किस तरह से बुनाया होगा, किस तरह से उपयोग किया होगा। और मंच पर जब आया तो उन्होंने अपनी देश की जो मुद्दा थी, उस मुद्दा को पहले तो इटली तक सीमित था, उन्होंने उस मुद्दा को पूरे दुनिया में फैला दिया, पूरे दुनिया अर्थात दुनिया का मुद्दा बना दिया। उन्होंने दिखाया कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये कर रहे हो, पूरा दुनिया का मुद्दा बन गया, अर्थात इटली पर पूरे दुनिया का नजर चल गया।
अब देखिए कि ये किसके खिलाफ, अब ऑस्ट्रिया को पूरा, ये दोनों तो मिल ही गया, ये तो होराठिए रहा था, इधर से पूरा दुनिया वाला भी हो लाठी लेकर होराटना शुरू कर दिया। तो ये कितना होराट सहेगा, समझ सकते हैं। अर्थात इसका भागना भी वहां से व्यवस्था होगा। ये भाग गया कौन, ये जब भाग गया तो फ्रांस बच गया। फ्रांस से दोस्ती से भी ये लोग किसी तरह से कहा कि भाई आप जो है बहुत है, तो थोड़ा सा ढिलाई कर दिया, धीरे धीरे अपने खुद वो पीछे हटने लगा था। कौन, नहीं, अर्थात फ्रांस उसी काम में बाधा नहीं दे रहा था कौन का। और इस तरह से फोंट काबू उत्तरी इटली के बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और बिल्कुल शान से बढ़ते जा रहा था दक्षिणी इटली की तरफ। इटली दो पार्ट में था, एक तरह से दक्षिण इटली की तरफ बढ़ते जा रहा था। बीच में एक क्षेत्र पड़ता है मेरे भाई, रोम, हाँ, वेनेसिया, ये भी एक क्षेत्र है। ये दो क्षेत्र था। कोई भी राजधानी बड़ी मजबूत होती है नहीं। इन्होंने लड़ते हुए यहाँ पहुंचा, रोम, वेनेसिया। इस पर एक देश में कई देशों का अधिकार था, और इस पर अधिकार करने के लिए सेना भी भेजा यहाँ। चलिए आप सेना को भेजने दीजिए, कानूनी कार्रवाई करने दीजिए, आप क्या काम होता है। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका क्या, उसका हम बोल देते हैं, तब मजा आती है। यहाँ पर मिला देते हैं, तब विकृत कर देते हैं। अब आइए गैरीबाल्डी, थोड़ा सा गैरीबाल्डी के विषय में बताते हैं। इसके बाद बस कुछ देर है। गैरीबाल्डी मेरे भाई, गैरीबाल्डी एक नाव चलाते थे, नाविक। पैसा से क्या, पैसा समझते हैं, ऐसे जो पैसा हुआ ये मतलब टका, पैसा, ये पैसा का मतलब होता है कि आप जो रोजगार करते हैं, जो काम करते हैं, वो इसका पैसा था। तो पैसा से कहते हैं नाविक, कौन, गैरीबाल्डी। और साथ ही साथ बड़ी अकड़पन भी था उसके पास। अकड़पन समझते हैं ना, अकड़ अर्थात हाँ, एक तरह से कहिए ना, आतंकवादी सोच, क्रांतिकारी सोच वाले लोग। उसको लग रहा था कि हम तो इतना बंदूक जमा कर देंगे, चले इसको हालत खराब कर देंगे सर, वो बंदूक माना, इसको लग रहा था कि हम बंदूकें पकड़ लेंगे, किया इसमें राष्ट्रवादी भावना थी। और इन्होंने सब दोस्त मित्र को बुलाकर एक बड़का आतंकवादी संगठन बनाया, जिसको सशस्त्र सेना बनाया, अर्थात हथियारधारी सेना बना दिया। अब बना के किसके, इटली पर करने का प्रयास कर, लेकिन था किधर, दक्षिण इटली। उत्तरी इटली में तो ये तहलका मचाते हुए जा रहा है कौन, पहले उत्तरी इटली में गैरीबाल्डी ने तहलका मचाना शुरू किया। वो दिया बदमाश के डरों से कहते लोग चुपचाप बैठ के नहीं बैठे, इसके डरे से, गैरीबाल्डी के डरे से उत्तरी इटली लगभग रास्ता साफ हो गया, जो भी था पीछे हट गया। और वो भी कुछ ही दिनों में आकर यही टकरा, वो भी रोम पर, वेनेसिया पर अधिकार करने का प्लान बनाया, सेना भेजा। देखो इधर से ये भी भेज दिया, इधर से ये भी भेज दिया। अब आ गया दोनों। अब दोनों का उद्देश्य तो एक ही था, एक करना, लेकिन दोनों टकराने वाला था, और दोनों आपस में ही टकराने वाला था। लेकिन यहाँ पर बुद्धिजीवी दिखाया है गैरीबाल्डी। दोनों की मुलाकात हुई, फोंट काबू और गैरीबाल्डी दोनों की मुलाकात हुई एक जगह। और मुलाकात के क्रम में कहा कि भाई दोनों आदमी तो एक ही देश के हैं, एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, और हमको नहीं लगता है कि आप दूसरा कोई बाधक है। अगर हम दोनों चाहें, हम दोनों मिल जाएं, तो आज ही एकीकरण का रास्ता सारा खुल जाएगा, एकीकरण का रास्ता खुल जाएगा, बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो गैरीबाल्डी ने उस पर बढ़ चढ़ कर पहल किया। अब ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज ही हम एक हो रहे हैं, और एक ही नहीं हो रहे हैं, हम जितने भी क्षेत्र जीते हुए हैं ना, वो आपको दे रहे हैं। आपको जो करना है किसको कर काबू करके, ठीक है, ये तो आपको उदारता हूँ। करके मुझे कुछ भी सपना नहीं है, कुछ भी बनने तलने का सपना नहीं था। मुझे एक ही सपना था कि मेरे आंखों के सामने मेरा देश विकास करे, ग्रोथ करे, स्वतंत्र रहे, एकीकृत रहे, बिखरा हुआ नहीं रहे, जो आज होने के लिए जा रहे हैं। मेरे त्याग से ऐसा होने के लिए जा रहे हैं, तब क्या करता है, जबकि क्रांतिकारी विचार का था, लेकिन फिर भी मनोरमल हुआ।
तो काउंट काबूर ने अपना फर्ज निभाया, करके ठीक है तो सरकार जो बनेगी आप एकीकृत के बाद, तो आप बताइए कौन सा पोस्ट लेंगे, प्रधानमंत्री बनिएगा कि राष्ट्रपति, गृह मंत्री की शिक्षा मंत्री, कौन मंत्री? गेरीवाल्डी ने कहा मुझे कोई मंत्री नहीं बनना है, मेरे आंख को तसल्ली मिल गई, ये एकीकृत होने के लिए जा रहा है, अतः मैं पुनः जा रहा हूँ, अपना ही काम करूँगा, फिर चल लेना है चलिए। और इस तरह से इटली का एकीकरण जो था, जितनी बाधाएं थी सब कमजोर पड़ गया। और फिर इनके प्रयास से 1871 ईस्वी में इटली क्या हो गया? मेरे भाई मैं एक चीज क्लियर कर दूं, 1862 में ही मर गया, यही मीटिंग के बाद ही मरिए गया। क्यों? 1862 में मर गया। 8 साल के बाद इसका जो ये तो प्रधानमंत्री था ना, इसका राष्ट्रपति बना विक्टर एमेनुअल इसका मेन शासक। सार्डिनिया पीडमाउंट एगो राज था, सब नाम था इसलिए नहीं बता रहे। सार्डिनिया पीडमाउंट इटली के एगो राज, उसके शासक था विक्टर एमेनुअल। अब विक्टर एमेनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, प्रधानमंत्री इतना खेला। अब समय रहते हुए हम लोग पहले इसका लिख ले, किसका? काउंट काबूर महान राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, काउंट काबूर महान राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उन्होंने इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को मानते हुए उसको हराने के लिए क्रीमिया युद्ध में फ्रांस को सहयोग देकर फ्रांस से दोस्ती किया और ऑस्ट्रिया को पीछे हटने के लिए विवश किया। इतना ही नहीं, इसके प्रयास से इटली के एकीकरण की बाधाएं तेजी से खत्म होने लगा। भाई तो शायद ये काउंट काबूर का जो योगदान था इटली के एकीकरण में, वो किसी तरह का हमको नहीं लगता है कि दिक्कत है कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए दूसरा टॉपिक है आपका कि इटली, क्या कोई दिक्कत आपको? नहीं भाई छूट गया कुछ कर। इटली के एकीकरण में गेरी बाल्डी, तो मैंने अभी भी इसके विषय में बता ही दिया योगदान कि गेरीबाल्डी पेशा से नाविक थे, लेकिन उसमें राष्ट्रवादी गुण कूट कर भरा हुआ था, जिसके कारण अपने देश की दुर्दशा को देखकर उन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए, एक करने के लिए आगे आया। और आगे जब आया, उन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से एक हथियारधारी सेना का गठन किया और जिसके बल पर उन्होंने कुछ ही दिनों में दक्षिणी इटली के बहुत सारे क्षेत्रों को एक कर दिया और उत्तरी इटली में जाने से पहले उन्होंने रोम और वेनेसिया पर अधिकार करने का प्लान बनाया और उस प्लानिंग के क्रम में काउंट काबूर से मुलाकात हुई और फिर अपने जीते हुए क्षेत्र बिना किसी शर्त के किसको दे दिया? काउंट काबूर को दे दिया, जिससे इटली के एकीकरण की जो बाधाएं थी वो लगभग समाप्त हो गया और इटली के एकीकरण के मार्ग बिल्कुल साफ हो गए। और फिर काउंट काबूर ने बड़ी ही आसानी से इटली को कुछ ही दिनों में एकीकृत कर दिया। यही पढ़े थे, तो चलिए इसको लिख लीजिए। गेरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे जो पेशा से नाविक था, लेकिन उसमें राष्ट्रवादी गुण कूट कूट कर भरा हुआ था। अतः इटली को एक करने के लिए उन्होंने हथियारधारी सेना का गठन किया, जिसके बल पर कुछ ही दिनों के अंदर दक्षिणी इटली को एक करने में
दक्षिणी इटली को एक कर दिया। इसी बीच काउंट काबूर से मुलाकात हुई, इसी बीच काउंट काबूर से मुलाकात हुई और बिना शर्त के सभी जीते हुए क्षेत्र उसको दे दिया। इससे इटली का एकीकरण करना सरल है। तो मेरे भाई समय भी खत्म हो रहा है और आज की क्लास में यहीं पर हम विराम देते हैं।